बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को कवर कर लिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन मलेरिया। मलेरिया में बंदे को बुखार होगा, एनीमिया होगा और स्प्लेनोमेगाली होगा। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जो मलेरिया होता है इसमें हाई इर्रेगुलर स्पाइकिंग फीवर होता है, कभी ठीक होता है कभी वापस आ जाता है। राइगर्स और चिल्स होता है, एनीमिया, जॉन्डिस, टेंडर हिपैटोस्प्लेनोमेगाली देखने को मिलता है। और अगर मलेरिया वाले पेशेंट में कोमा, कन्वल्जन, हेडेक, सीजर, साइकोसिस, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस मिले तो वापस सेरेब्रल मलेरिया लिखना होता है। तो ये तो डायग्नोस्टिक पॉइंट बता दिया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की वजह से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से ट्रैवल होता है। और मलेरिया की प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरियाई। इन तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो काज होता है वो वाइवेक्स होता है पाकिस्तान के अंदर, और जो सबसे गंदा मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से देखने को मिलता है। सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम मलेरियाई की वजह से होता है। ठीक हो गया। तो पहले हम इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ये होती है कि लाइफ साइकिल में आपने 2 फेजेस रट्टा मारनी है, प्री इरिथ्रोसाइटिक और इरिथ्रोसाइटिक, के पहले लीवर के अंदर और फिर आरबीसीज के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, मॉस्किटो बाइट करेगा, एनोफिलीज मॉस्किटो स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देगा जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं। ये स्पोरोजोइट जो कि इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं वो लीवर के अंदर आ जाते हैं, लीवर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मीरोजोइट बनेंगे। और जब ये इन्फेक्टेड हिपैटोसाइट रप्चर हो जाएगा तो मीरोजोइट ब्लड में आ जाएंगे, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। क्लियर। और अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के केस में कुछ ऐसे मीरोजाइट्स होते हैं जो हिप्नोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हिप्नोजॉइट रिलैप्स करवा देते हैं। इसके बाद इरिथ्रोसिटिक स्पोरोजीनी है। स्पोरोजीनी के अंदर क्या होगा, पैरासाइट अगेन आरबीसी के अंदर जाएगा, न्यू मीरोजॉइट्स बनाएगा, आरबीसी रप्चर हो जाएंगे, मीरोजॉइट्स रिलीज हो जाएंगे, दूसरे सेल्स को अफेक्ट करेंगे। और जब आरबीसी रप्चर होते हैं ना, इस साइकिल की वजह से आपको फीवर देखने को मिलता होता है। लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, वाइवेक्स और ओवेल, इसमें जो साइकिल होता है वो 48 आवर्स का देखने को मिलता होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स और ओवेल में आपको टर्शियन मलेरिया देखने को मिलता है। टर्शियन मलेरिया का मतलब है फीवर का जो स्पाइक आता है एवरी 48 आवर्स या हर तीसरे दिन पे देखने को मिलता होता है। क्लियर। जबकि जो क्वार्शन फीवर होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है, इसमें फीवर हर चौथे दिन पे देखने को मिलता है, यानी एवरी 72 आवर्स में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई का ये हो गया। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम सबसे डेंजरस कराता होता है, इसका फीवर का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। इसका फीवर के बारे में कहती है कि एक ही दिन में मल्टीपल पीक्स आ सकती है, इसको क्वार्टिशियन फीवर कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में हाई ग्रेड फीवर होता है, राइगर्स, चिल्स और स्वेटिंग देखने को मिलती है। और आपको क्या मिलेगा, लाइक आपको फीवर के साथ हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, राइगर, जॉन्डिस, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली होगी। स्प्लेनोमेगाली की वजह से एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है। एनीमिया तो हेमोलिसिस की वजह से भी हो रहा था। अब जो सीवियर फैल्सिपारम मलेरिया, अगर सीवियर फैल्सिपारम मलेरिया हो गया तो ये कब लेबल करते हैं, जब 2% से ज़्यादा आरबीसी इन्फेक्टेड होते हैं तो इसमें सेरेब्रल मलेरिया देखने को मिलता है। और सेरेब्रल मलेरिया में 4 चीज रट्टा मारने हैं, कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है, कन्फ्यूजन हो गया, कन्वर्जन हो गया और कोमा वगैरह हो गया। सही हो गया। क्लियर। तो ये आपने करना होता है। और कहते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को कन्वर्जन हो रहा है तो सबसे पहले आपने क्या कराना है, आरबीएस कराना है, हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करना होता है। अच्छा, जब सेरेब्रल मलेरिया होगा, ठीक है, तो इस केस में एचबी कम हो जाएगा, एलडीएच आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और हिस्टिडीन रिच प्रोटीन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहला मलेरिया की एक कॉम्प्लिकेशन होगी सेरेब्रल मलेरिया। दूसरी होती है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर में क्या होगा, ज़्यादा इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। और तो इसको बोलते हैं हम ब्लैक वाटर फीवर, वो रीनल फेल्योर करवा देगा। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, 5 ग्राम से कम को बोलती है, ईआरडीएस हो सकता है सेप्सिस की वजह से, लिवर को इन्वॉल्व किया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और जीआई में डायरिया, जॉन्डिस या स्प्लीन का रप्चर भी देखने को मिल सकता है, डीआईसी भी हो सकता है। अब जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई था वो कॉशन फीवर कराता होता है, 72 आवर्स के बाद देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा देता है, जो कि वाइवेक्स और ओवेल बिनाइन टर्शियन मलेरिया करवाते हैं। फीवर एवरी 48 आवर्स आपको देखने को मिलता है और फीवर के साथ टेंडर हिपैटोस्प्लेनोमेगाली भी देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइवेक्स और ओवेल में आपको हिप्नोजॉइट्स भी देखने को मिलते हैं जो रिलैप्स करवा सकते होते हैं। आप डायग्नोसिस कैसे करोगे मलेरिया का, सबसे पहले आप सीबीसी करा लोगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता होता है। ठीक है। अब मेन जो टेस्ट होता है वो जिम्सा स्टेनिंग होती है, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन है, थिक और थिन स्टेनिंग होती है। थिक फिल्म के अंदर आपको ऑल ब्लड स्टेजेस मिल जाएगी पैरासाइट को, यानी डायग्नोस करने के लिए हम थिक स्टेन यूज करते हैं और स्पीशीज को देखने के लिए हम थिन स्टेनिंग करते होते हैं। यानी जो थिन स्टेनिंग है डायग्नोसिस को कंफर्म कर देगी, स्पीशीज का पता लगा देगी, इसके अलावा पैरासिटिक लोड को क्वांटिफाई कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ रैपिड सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करा सकते होते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करा सकते हैं, लाइक ऑप्टिमाल है। ऑप्टिमाल ये प्लाज्मोडियम एलडीएच को देखता होता है। दूसरा पैरासाइट आईएफ होता है, पैरासाइट आईएफ किसको देखता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम
हिस्टिडीन रिच प्रोटीन इसको देखता होता है। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट आपने याद रख लेने हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर वाइवेक्स, ओवेल और मलेरियाई है उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्वीन होती है। क्लियर, क्लोरोक्वीन आपने देनी होती है। अब इसका रेजिमेंट यहाँ पे लिखा है कि पहले 6 घंटों बाद देते हैं, बल्कि रेजिमेंट आई डोंट थिंक सो कि याद करना है, डोजेस भी एग्जाम में शायद नहीं आती। लेकिन वाइवेक्स और ओवेल में आपने हिप्नोजॉइड को भी टारगेट करना होता है, तो इसके लिए आप प्राइमाक्विन दोगे। लेकिन प्राइमाक्विन की वजह से ग्लूकोज 6 फास्फेट या हाइड्रोजनस डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपने इसकी स्क्रीनिंग करनी होती है। अब है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होता है, ये क्लोरोक्विन से और सल्फाडॉक्सिन pyrimethamine से रेजिस्टेंट होता है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी 2 कैटेगरी बनानी है, अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। यानी अगर सेरेब्रल मलेरिया नहीं है, सिंपल फीवर है, या कॉम्प्लिकेटेड सेरेब्रल मलेरिया हो गया। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें आपने आर्टिमेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी और क्विनिन इस्तेमाल करना होता है। रेजिमेंट 1 बताया हुआ है को-आर्टिमेथर। को-आर्टिमेथर में आर्टिमेथर प्लस लुमेफेंट्रिन है। ये रेजिमेंट 2 में क्विनिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन ऐड कर सकते हैं, या फिर मेलानोन ऐड कर सकते हैं, जो कि एटोवाक्विन प्रोगवानिर होता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया सेरेब्रल मलेरिया हो गया तो इसमें आपने आईवी आर्टोसिनेट देना है 2.4 mg 0, 12 और 24 आवर्स में देना होता है, 7 दिनों तक देना होता है आपने। क्लियर, या फिर क्विनिन का साल्ट हम दे सकते होते हैं। क्लियर, अब आ जाते हैं कीमोप्रोफाइलैक्सिस के अंदर। अब कीमोप्रोफाइलैक्सिस डिपेंड करती है कि आप हाई क्लोरोक्विन वाले एरिया में जा रहे हो या लो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस वाले एरिया में। अगर लो क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस है तो आपने क्लोरोक्विन इस्तेमाल करनी है, प्रोगवानिल आपने इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर, लेकिन अगर हाई क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस है तो आपने एमडीएम स्टार्ट करना है, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेलारोन होता है। क्लियर, अब इसका रेजिमेंट आपने याद रखना है। क्लियर, पहले लो क्लोरोक्विन के केस में क्लोरोक्विन लेनी है 1 हफ्ता पहले, सफर से 1 हफ्ता पहले, और 4 हफ्तों तक कंटिन्यू करनी होती है। ठीक है, कंटिन्यू करनी है अंटिल 4 वीक्स आफ्टर द ट्रैवल। ठीक है, 4 हफ्तों के बाद तक। जबकि इस केस में आपने क्या करना होता है, जो मेफ्लोक्विन होती है, इन केस में आपने 2 से लेकर 3 हफ्तों पहले देनी होती है और 4 हफ्तों तक कंटिन्यू करनी होती है। तो ये कीमोप्रोफाइलैक्सिस हो जाएगा। इसके बाद है काला आजार। काला आजार ये कश्मीरी या बलूचिस्तान वाले एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है, वहाँ पे एंडेमिक होता है। काला आजार को जो होता है उसको हम विसरल लिशमीनियासिस भी कहते होते हैं, प्रोटोजोआ लिशमीनिया डोनोवानी की वजह से होता है। फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई से ट्रैवल होता है। अब इसमें जो कीवर्ड आपने नोट करना है, विसरल लिशमीनियासिस और स्किन की हाइपोपिगमेंटेशन या ब्लैकिश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड काला आजार। तो इसमें आपको फीवर मिलेगा राइगर्स और चिल्स के साथ। मैसिव सप्लीनोमेगाली है। वैसे मैं बताता रहता हूँ कि जो मैसिव सप्लीनोमेगाली होती है वो 3M में होती है। मलेरिया, सीएमएल और माइलोफाइब्रोसिस, इसमें भी मैसिव सप्लीनोमेगाली होती है। और स्किन की ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगी, और लिवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको क्या होगा, प्रोटीन्स कम हो जाती है, डीमोरोसाइटिस देखने को मिल सकता है। और स्प्लीन की वजह से हाइपर स्प्लीनिज्म हो गया, और स्प्लीन क्या कर देगी, तीनों सेल लाइन्स को कम कर देगी। एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पैनसाइटोपेनिया आपको देखने को मिलेगा। तो सीबीसी कराओगे आपको पैनसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा, लेकिन मोनोसाइट्स का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एलएफटीज करा लोगे, लीवर को भी टारगेट करती है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली करवाती है, तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया भी हो सकता है। और अब सीरोलॉजी करा लोगे तो इस केस में ये वाहिद डिजीज है जिसके अंदर आईजीजी पहले आता है, फिर आईजीएम आता है। थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में आपने बायोप्सी लेनी होती है, स्प्लीन से ले सकते हो, बोन मैरो से ले सकते हो, लिम्फ नोड से ले सकते हो, क्योंकि लिम्फेडिनोपैथी भी होती है, या लीवर से ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लिशमैन डोनोवन बॉडी देखने को मिलती है, जिसको इमास्टिक घोर्स या लिशमैन डोनोवन बॉडी होती है। ड्रग ऑफ चॉइस इज पेंटाविलेंट एंटीमनी साल्ट, जो कि सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट से तो आपने एम्फोटेरेसिन भी इस्तेमाल करनी होती है लाइपोसोमल फॉर्म में। और अदर एजेंट्स में आप एमपी रट्टा मार सकते हो, लाइक मल्टीफॉसिन है, पैरामोमाइसिन है, या पेंटामिडिन है। नेक्स्ट इज उमेबियासिस। ओके, उमेबियासिस, फिर हम इसके बाद आ जाएंगे पायोजेनिक लीवर एब्सेस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, अब उमेबियासिस में क्या होता है, स्विंगिंग फीवर देखने को मिलता है। स्विंगिंग फीवर एक और जगह पे भी आएगा, ब्रूसिलोसिस के अंदर। ठीक हो गया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विंगिंग फीवर होता है, पेन टेंडरनेस देखने को मिलती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। सही हो गया, और राइट शोल्डर में पेन भी हो सकता है। अब जो उमेबियासिस होता है एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका की वजह से देखने को मिलता होता है। अब इसकी 2 फॉर्म्स होती है, ट्रोफोजोइट और जो सिस्ट होती है। सिस्ट वो फॉर्म है जो कि ट्रांसमिट होती है कंटामिनेटेड फूड से। ठीक है, यानी ओफिकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो जो सिस्ट होती है वो ट्रांसमिसिबल फॉर्म होती है, और जो ट्रोफोजोइट होती है वो सिस्ट से बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो कोलोन पे जाते हैं, कोलोन पे डिवाइड करते हैं, वहाँ पे फ्लास्क शेप अल्सर करवा देते हैं। तो इसके क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, उमेबियासिस में आपको उमेबिक डिसेंट्री आपको देखने को मिलती होती है, ब्लडी डायरिया को बोलते हैं, टिनिसमस और एब्डोमिनल पेन हो सकता है, दैट मींस के कोलोन की रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट है। लिवर एब्सेस भी साथ हो सकती है, और साथ से स्टमक सिम्पटम है लाइक हेडेक, नोजिया और एनोरेक्सिया। ब्लडी डायरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एब्डोमिनल पेन है। अब इसका जो डायग्नोसिस होता है, लाइक डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप, डायग्नोसिस के अंदर आपने फ्रेश स्टूल सैंपल लेना होता है। फ्रेश स्टूल सैंपल है, फ्रेश स्टूल सैंपल के अंदर आपको मोटाइल ट्रोफोजोइट होगे कंटेनिंग आरबीसीज, ट्रोफोजोइट के अंदर आरबीसीज होगे। ठीक हो गया, ओके, या आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट होगा, ट्रोफोजोइट कंटेनिंग आरबीसी। अब आरबीसी बड़े, आरबीसी से बड़े तो हो नहीं सकते ट्रोफोजोइट, तो आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट देखने को मिलेगा। सिस्ट का कोई रोल नहीं है।
क्योंकि ट्रोफोजाइड बीमारी करवानी है। फिर आप सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करा लोगे, फ्लास्ट शेप अल्सर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में ओमाइबिक फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं सीरोलॉजी के तौर पर, सही है। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल है, टिनाडाजोल है और टिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट होती है, जो कि ल्यूमिनल ओमाइबिसाइड होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जीआरडीएसिस है। अगर एब्सेस बन जाती है ना, पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, तो उसमें आपको एनकोवी से सॉस या चॉकलेट ब्राउन पस देखने को मिलती है, उसमें आप एस्पायरेशन करते हैं। मेरे ख्याल से आगे आ रहा है वो। जियार्डियासिस है, जियार्डियासिस जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से देखने को मिलती है। बच्चों में, टूरिस्ट में देखने को मिलता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देखने को मिलता है। फैटी स्टीटोरिया आपको देखने को मिलता है। कोई फीवर, कोई ब्लड, कोई म्यूकस नहीं देखने को मिलता। जियार्डिया लैम्ब्लिया से होता है, फीकल और रूट से होता है। ठीक है, ओके। अब ये जो पैरासाइट है ना, डुodenum और जुजिनम की म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन करा देता है, तो इसमें वाटरी डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लॉटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या टेंडरनेस हो सकती है, मैल अब्जॉर्प्शन होती है, स्टीटोरिया, वेट लॉस आपको देखने को मिलता है। और ये मेनली आपको ट्रैवलर वाले में, जो टूरिस्ट होते हैं उनमें देखने को मिलता होता है। अब वही वन सेकंड स्टूल का सैंपल कराओगे तो आपको सिस्ट या ट्रोफोजाइट देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल या टिनाडाजोल आ जाती होती है। क्लियर, ये आपने याद रख लेना है। इसके बाद इससे रिलेटेड लीवर एब्सेस है। अब लीवर एब्सेस वगैरह को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब लीवर एब्सेस आपको पता है कि 3 तरह की होती है, पायोजेनिक आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी ओमाइबिक लीवर एब्सेस और हाइड्रेटेड आ जाएगी। तो पहला हम ओमाइबिक लीवर एब्सेस को देख लेते हैं। ओमाइबिक लीवर एब्सेस इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओमाइबियासिस। ओमाइबियासिस की एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होती है। ये जब होती है जब ये ना लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए पोर्टल वेन में चले जाएंगे और पोर्टल वेन से राइट लोब ऑफ लीवर के अंदर चले जाएंगे। तो ओमाइबिक लीवर एब्सेस में आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। पेन राइट शोल्डर पे रेडिएट होगा। टेंडर हिपैटोमेगाली देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने पायोजेनिक लीवर एब्सेस से सेपरेट करना है, पायोजेनिक में आपने ट्रायड रट्टा मारना है, शार्को ट्रायड, हाई ग्रेड फीवर और जॉन्डस। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या होता है, ओके, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, पेन, फीवर, जॉन्डस आपको देखने को मिलता है। तो ये शार्कोट्राइड और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो उसमें देखने को मिलता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। लेकिन ओमेबिक लीवर एब्सेस में टॉक्सिसिटी की रिलेटिवली एब्सेंट होती है, ओके, सही है। और हाई स्विंगिंग फीवर आपको देखने को मिलता होता है। और सिंगल एब्सेस होती है जो कि राइट लोब को अफेक्ट करती होती है। हाई स्विंगिंग फीवर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, स्विंगिंग फीवर इसके लिए स्पेसिफिक हो जाता होता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाते हैं, ये लंग्स में रप्चर हो सकती है, प्लूरल कैविटी में रप्चर हो सकती है, या पेरिटोनियल कैविटी या पेरिकार्डियल कैविटी में, लेकिन मोस्टली लंग्स में या प्लूरल कैविटी में रप्चर हो जाती है। सीबीसी कराओगे इसके लिए आपको न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, अल्ट्रासाउंड कराओगे लीवर एब्सेस मिल जाएगा, और सीरोलॉजी करा लोगे। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल या डिलॉक्सिनाइड फ्यूराइड है, और सर्जिकल ड्रेनेज जब करेंगे जब मेडिकल थेरेपी काम नहीं कर रही। इसके बाद है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। मैंने बताया था शार्कोट्रायड होगा और साथ में आपको फीवर, शार्कोट्रायड में फीवर, जॉन्डिस और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है, और डायबिटीज और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की हिस्ट्री देगा। ठीक हो गया, ओके। ये पोटेंशियली क्यूरेबल होती है। अब जो इन्फेक्शन होता है वो लीवर में कैसे पहुंचेगा, पोर्टल वेन के थ्रू हो सकता है या बिलियरी ट्रैक के थ्रू हो सकता है। मोस्ट कॉमन काजेस बिलियरी डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोलेंजाइटिस हुआ, वहां से इन्फेक्शन, स्टैंडिंग इन्फेक्शन हो गया, या कोई एम्पाइमा था गाल ब्लैडर का, वहां से आ गया। क्लोन की डिजीज में डायवर्टिकुलाइटिस और क्रॉन्स है, और इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस है या सेप्सिस है। अब बैक्टीरियोलॉजी में जो मोस्ट कॉमन होती है वो इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस मलेरी होती है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसियालिस और क्लैप्सिला भी रट्टा मार लेना। इसमें आपको शार्कोट्रायड देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, राइगर्स और चिल्स होगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, जो वंस अगेन राइट शोल्डर में जा रहा होगा, वो तो उसमें भी था। ठीक है, टेंडर हिपैटोमेगाली देखने को मिलती है, और जॉन्डस देखने को मिलता है। जॉन्डस आपको यूजुअली ओमेबिक लीवर एब्सेस में देखने को नहीं मिलता, और ओमेबिक लीवर एब्सेस में टॉक्सिसिटी एब्सेंट होती है, हाई स्विंगिंग फीवर होता है, उसमें सिंगल एब्सेस होती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लोगे जिसमें आपको मल्टीपल एब्सेस मिलेगी, और प्लाज्मा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है, और ल्यूकोसाइटोसिस भी आ जाएगा। क्लियर। अब चेस्ट एक्सरे करा लोगे, चेस्ट एक्सरे में आपको रेस्ट राइट डायफ्राम मिलेगा और लंग कोलैप्स। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, अल्ट्रासाउंड में आपको मल्टीपल एब्सेस मिलेगी, जबकि ओमेबिक लीवर एब्सेस में सिर्फ एक एब्सेस होती है राइट लोब ऑफ लीवर के अंदर। ल्यूकोसाइटोसिस है, प्लाज्मा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा है, दैट मीन्स के जॉन्डस को इंडिकेट कर रहा है। और चेस्ट एक्सरे कराओगे तो जो राइट डायफ्राम है वो रेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाएगा, और आपको या इफ्यूजन देखने को मिल सकती है एट द बेस ऑफ राइट लंग। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंटीबायोटिक अब एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन या मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करते होते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज करते होते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा हाइड्रेटेड लीवर डिजीज। ये आपको शेफर्ड में देखने को मिलता होता है, जो चरवाहे होते हैं जिनके पास जानवर वगैरह होते हैं गांव के लोगों में, उनमें देखने को मिलता है। ये टेप वार्म इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से होता है, उसकी लार्वा की वजह से होता है। लीवर को ज़्यादा अफेक्ट करता है, लीवर के बाद लंग्स की बारी आती है। बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता होता है, लीवर को लंग्स को अफेक्ट करता होता है। पेनफुल मैस क्रिएट करेगा लीवर के अंदर, और एक मरतबा अगर फट गई सिस्ट तो एनाफाइलैक्टिक शॉक भी हो सकता है। तो सीबीसी कराओगे
सीबीसी में आपको इओसिनोफिलिया आपको देखने को मिलेगा। सीरोलॉजी में आप कैसोनी टेस्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, एलिजा करा सकते हो और इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट आ जाएगा। सीटी स्कैन इट इज द इमेजिंग मोडालिटी ऑफ द चॉइस, इसमें आपको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिलेगी और स्मूथ आउटलाइन सेप्टा देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन में आपको डॉटर सिस्ट विद इन अ लार्ज सिस्ट देखने को मिलेगी, रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। चेस्ट रेडियोग्राफ कराओगे तो आपको मेनिस्कस साइन या क्रिसेंट साइन या वाटर लिली साइन देखने को मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और प्राजिक्विंटल आ जाते हैं। सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी के अंदर आप क्या करते होते हैं, सर्जरी के अंदर अगर ईआरसीपी में सिस्ट और बाइल डक्ट का कनेक्शन मिल रहा है तो आप इंटैक्ट सिस्ट को निकाल दोगे। अगर ईआरसीपी में सिस्ट और बाइल डक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है तो आप पेयर थेरेपी करोगे। पेयर से पंक्चर ऑफ सिस्ट है, ए से एस्पिरेशन है, आई से इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट है जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन या 100% एथेनॉल होता है, या री एस्पिरेशन करेंगे इसके बाद 25 मिनट के बाद। तो ऑलमोस्ट ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद सिफिलिस वाला टॉपिक है। सिफिलिस वाला टॉपिक, दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय स्पायरोकीटोनिमा पैलिडम की वजह से देखने को मिलती होती है। अब सिफिलिस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सिफिलिस होता है। प्राइमरी सिफिलिस में मोटा मोटा बता दूं, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, पेनलेस अल्सर होता है। सेकेंडरी में पेनलेस रैश देखने को मिलता है। टर्शियरी में आपको सीएनएस की, सीवीएस की और गोमास इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए सिफिलिस से रिलेटेड। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स सिफिलिस के नोट भी किए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं प्राइमरी सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अलावा हम जेनिटल अल्सर के बारे में भी कुछ वगैरह पढ़ लेंगे, और इसके अलावा हर्पीस जेनिटालिस, सिफिलिस और डोनोवेनेसिस को कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। तो पहला प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस में चैनकर होता है, चैनकर पेनलेस अल्सर को बोलते हैं, तो वो हार्ड चैनकर होता है। सेकेंडरी में आपको सॉफ्ट चैनकर देखने को मिलेगा। प्राइमरी सिफिलिस में जो अल्सर होता है वो क्लीन बेस्ड होता है, सेकेंडरी में नेक्रोटिक बेस्ड होती है। प्राइमरी सिफिलिस में जो अल्सर होता है वो इंड्यूरेटेड होता है, सेकेंडरी में आपको इंड्यूरेटेड नहीं होता। प्राइमरी सिफिलिस नॉन टेंडर होता है, सेकेंडरी में जो सेकेंडरी सिफिलिस है वो हो सकता है, टेंडर हो सकता है। ओके, क्लियर। और कहने का मतलब है कि ओके, जो प्राइमरी में ब्लीडिंग नहीं होती और ब्लीडिंग आपको टच पे देखने को मिल सकती है। हीमोफिलस डुक्राई को असल में एक्सप्लेन करा, सेकेंडरी शायद गलती से आगे हीमोफिलस डुक्राई आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अगर अल्सर पेनलेस है और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है, तो वो होता है सिफिलिस में। और अगर पेनफुल अल्सर है और पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी है तो वो हर्पीस जेनिटालिस है। और अगर कहने का मतलब है पेनलेस अल्सर है और कोई लिम्फेडिनोपैथी है ही नहीं तो वो लिशमीनिया डोनोमानेसिस होता है। अगर जेनिटल अल्सर है, सबसे पहले आपने ये देखना है सिंगल है और पेनलेस है या मल्टीपल है या पेनफुल है। अगर सिंगल है, पेनलेस है, फिर आपने लिम्फ नोड को देखना है। अगर लिम्फ नोड बायलैटरल एनलार्जमेंट है और पेनलेस है तो वो सिफिलिस होता है। इसके बाद अगर लिम्फ नोड अपर यानी यूनिलैटरल है 2/3 में और बायलैटरल है 1/3 में, ठीक हो गया। ओके, और कहने का मतलब है तो ये लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम में देखने को मिलते होते हैं। और अगर कहने का मतलब है अल्सर ही नहीं, लिम्फ नोड ही नहीं है तो लिशमीनिया डोनोवेनेसिस में आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। और अगर मल्टीपल है, यूनिलैटरल है, ओके, तो ये चेनक्रोइड है जो कि हीमोफिलस डुक्राई होता है। क्लियर। और अगर बायलैटरल है तो हर्पीस आ जाएगा। इसके अलावा जेनिटल अल्सर को आप ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक नंबर 1 है पेन। ओके, सॉरी, नंबर 1 पॉइंट है अपीयरेंस। जो सिफिलिस में जो अल्सर होते हैं वो वेल सर्कमस्क्राइब होते हैं। लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम के अंदर जो अल्सर होते हैं वो स्मॉल शैलो अल्सर होते हैं। ग्रानुलोमा इंग्वानेली के अंदर आपको एक्सटेंसिव ग्रेनुलेशन देखने को मिलती है एट द बेस। और जेनिटल हर्पीस में इरिथेमाटस बेस होती है, शैलो होते हैं। नेक्स्ट है जो सिफिलिस में अल्सर भी पेनलेस होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी भी पेनलेस होती है। लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम, इसमें जो अल्सर होते हैं वो पेनलेस होते हैं लेकिन लिम्फेडिनोपैथी पेनफुल होती है। ठीक है। और इसके बाद ग्रानुलोमा इंग्वानेली में, जिसको डोनोवेनेसिस भी कहते हैं, पेनलेस अल्सर होता है, लिम्फ नोड नहीं होता। और लास्ट में जेनिटल हर्पीस है, अल्सर भी पेनफुल है और लिम्फ नोड भी पेनफुल होते हैं। क्लियर। व्हाट इज इन द अल्सर? सिफिलिस के केस में ट्रिपोनिमा पैलिडम होगा। लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम में आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज मिलती है। ग्रानुलोमा इंग्वानेली में आपको डोनोवन बॉडी मिलेगी, ग्राम नेगेटिव इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है। और जेनिटल हर्पीस में आपको क्या मिलेगा? काउटरी ए बॉडी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल्स भी देखने को मिल सकते होते हैं। अदर यूनिक फीचर के अंदर आ जाते होते हैं। क्लियर। तो सिफिलिस के लिए आप क्या करते होते हैं? सिफिलिस के लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन होती है, प्राइमरी सिफिलिस में देते होते हैं। अगर एलर्जी है तो डॉक्सीसाइक्लिन देते होते हैं, या प्रेगनेंसी में भी आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन तो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते होते। तो अगर प्रेगनेंसी है तो ये कौन सी ड्रग देनी होती है? पहले आपने डिसेंसिटाइज करना होता है, अगर एलर्जी है फिर आपने पेनिसिलिन देना होता है। इसके अलावा सीएनएस सिफिलिस में भी आप देते होते हैं। अगर टर्शियरी सिफिलिस है तो आपने सेफ्ट्राइक्सोन आपने देनी होती है। क्लियर, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम, इसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं। ग्रानुलोमा इंग्वानेली, इसमें आप क्या करते हैं? ओके, इसको हम डोनोवेनेसिस भी कहते हैं, इसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं। इसको डोनोवेनेसिस कहते हैं, क्लैप्सिला ग्रानुलोमेटोसिस की वजह से होते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं। और जेनिटल हर्पीस में एसाइक्लोविर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट थे जो हमने
यहाँ से देख लिया। अब हम वापस सिफिलिस के अंदर आ जाते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो जो प्राइमरी सिफिलिस होता है, प्राइमरी सिफिलिस में आपको पेनलेस अल्सर देखने को मिलता है जिसकी बेस क्लीन होती है, रेस इंड्यूरेटेड बॉर्डर होते हैं, जेनिटल एरिया में देखने को मिलते हैं। लिम्फेडिनोपैथी होती है, मोबाइल रबरी लिम्फ नोड होते हैं, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, पेनलेस चैनकर होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सिफिलिस होता है, तकरीबन 2 महीनों के बाद देखने को मिलता है। उसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको स्नेल स्नेल ट्रैक अल्सर आपको देखने को मिलता है। फिर इंटरप्शन, आपको स्नेल ट्रैक अल्सर देखने को मिलते हैं माउथ के अंदर। नॉन प्रोरेटिक मैक्युलर पैपुलर रैश देखने को मिलता है पाम और सोल के ऊपर। और कुंडालोमाटा लाटा भी बोलते होते हैं। कुंडालोमा लाटा क्या होता है, वार्ड लाइक पेरिनल और म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन होती है और हाईली कंटीजियस होती है। तो कुंडालोमा कुंडालोमाटा लाटा, ओके, या कुंडालोमा लाटा भी कह सकते हो उसको। तो वार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और स्नेल ट्रैक अल्सर होते हैं और पेनलेस रैश होता है। लेटेंट सिफिलिस क्या होता है, अगर पॉजिटिव सिफिलिस की सीरोलॉजी है, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है, VDRL और RPR होता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस। ये पॉजिटिव सीरोलॉजी है लेकिन कोई क्लिनिकल डिजीज नहीं है। इसको आपने 2 में डिवाइड करना होता है, अर्ली और लेट होता है। अर्ली में क्या होता है, अर्ली में जो पॉजिटिव सीरोलॉजी होती है वो विद इन द 2 ईयर्स में देखने को मिलती है, पहले हो गया 2 साल के अंदर हो गया। लेट के अंदर 2 साल के बाद देखने को मिलती है। दोनों में कोई सिम्पटम नहीं आते, दोनों ही सिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन जो अर्ली वाला होता है ना, इसमें पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव होता है, लेकिन लेटेंट वाले में पेशेंट सेक्सुअली लेटेंट में सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता। टर्शरी में क्या होता है, सालों के बाद देखने को मिलती है, 3 से लेकर 10 सालों के बाद देखने को मिलते होते हैं। इसमें आपको क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस लीजन देखने को मिलती है जिसको गुमात कहते होते हैं। और क्लासिकल फीचर क्या होगा, ओके, ये आप सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होती है और सीवीएस की इन्वॉल्वमेंट होती है। डिमेंशिया हो जाएगा, सीवीएस में एयोर्टिक रूट एनेरिज्म और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाएगा। और न्यूरोसिफिलिस हो जाएगा, सीएनएस की फाइंडिंग है। न्यूरोसिफिलिस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, टीबी टॉर्साइलिस देखने को मिलता है, अर्गार रॉबर्टसन पीपल देखने को मिलता होता है और मेनिंजोवास्कुलर स्ट्रोक देखने को मिलता होता है। अब मेन जो टेस्ट कराते होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस को देखने के लिए, वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते होते हैं। अगर टर्शरी सिफिलिस हो गया या न्यूरोसिफिलिस हो गया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस CSF VDRL होता है और इसमें आपने पेनिसिलिन जी इस्तेमाल करनी होती है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट आपके VDRL आ जाता है, RPR आ जाता है, इसके अलावा ERT और आइस टेस्ट है। स्पेसिफिक में आपका FTA ABS और ट्रीपोनिमा एंटीजन एंजाइम इम्यूनोएस्से आ जाता है। बाकी PCR भी कर सकते होते हैं, क्लियर, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, ट्रीटमेंट इसकी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन आपने इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है, ओके। और पेनिसिलिन जी वैसे इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन अगर इससे रेजिस्टेंस हो तो आपने क्या इस्तेमाल करनी है, डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करनी है। लेकिन प्रेगनेंसी में तो आप डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते होते, तो उस केस में आपने क्या करना होता है, आपने डिसेंसिटाइज करना होता है, ठीक है। या एरिथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ओके। न्यू बॉर्न के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन और बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करते होते हैं। प्रेगनेंसी में भी आप बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। अगर पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है प्रेगनेंसी वाले में, तो आपने इसकी डिसेंसिटाइजेशन करनी है, एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करनी है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, और पेनिसिलिन आपने देनी है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। अच्छा, लाइम डिजीज के लिए बुलिलिया, लाइम डिजीज होता है बुलिलिया से, ठीक है। और इसमें एरिथेमा माइग्रेंस होता है, बायलैटरल फेशियल नर्व पाल्सी आपको देखने को मिलती है। दूसरा है सिफिलिस, जो कि ट्रिपोनिमा की वजह से होता है। इन दोनों में अगर पेनिसिलिन इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको जैनिश हर्गजीमा रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें फीवर होता है, टैकीकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। अब लाइम डिजीज क्या है, लाइम डिजीज बुलिलिया बर्गडरफोरी की वजह से होता है, एक्सोटिक की वजह से होता है। इसमें एरिथेमा माइग्रेंस होता है जिसको बुल्स आई लियन कहते हैं, बायलैटरल फेशियल नर्व पाल्सी आपको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन या अमोक्सिलिन देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं या सेफ्ट्राइक्सोन देते होते हैं, क्लियर। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सेकंड डिग्री AV ब्लॉक भी है। तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट डिस्कस हो गया हमारा। इसके बाद है गनोरिया। गनोरिया निजेरिया गनोरिया की वजह से होता है, ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, ठीक है। और इसका जो ट्रांसमिशन है ये सेक्सुअल रूट से होता है, STD है ना। अब क्लिनिकल फीचर में मेल्स में ये एंटीरियर यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करता है, वहाँ पे यूरेथ्राइटिस करा देगा, जिसमें पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगी, डिसयूरिया होगा या प्रोक्टाइटिस भी देखने को मिल सकता है। फीमेल्स के अंदर गोनोरिया एसिम्प्टोमेटिक होता है, अगर सिम्प्टोमेटिक होगा तो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज करवा देगा, एडिनिक्सल पेन करा देगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करवा देगा, क्लियर। अगर वुल्वा को इन्वॉल्व करेगा तो स्किनी ग्लैंड के डिनाइटिस करवा देगा, वजाइना को इन्वॉल्व करेगा तो वजाइनाइटिस करवा देगा, सर्विक्स है तो सर्विसाइटिस है, यूट्रस है तो एंडोमेट्राइटिस, फेलोपियन ट्यूब है तो सल्पिंजाइटिस, ओवरी है तो ओवफ्राइटिस। ओवरी, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, इन तीनों के इन्फेक्शन को मिला के कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये हमने ज़्यादा पढ़ना है गायनी के अंदर, सही है। अब मेल्स में आपको एक्यूट प्रोस्टाटाइटिस हो सकता है और एपिडिडिमोर्काइटिस हो सकता है। फीमेल्स में बार्थोलिन ग्लैंड की एब्सेस हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, या डिससेमिनेटेड गोनोरिया। डिससेमिनेटेड गोनोरिया पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हो सकती है फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, पेरीहिपैटिक गोनोरिया को बोलते हैं। इसके अलावा सेप्टिक आर्थराइटिस भी करवा सकता है, मोनो आर्टिकुलर सेप्टिक आर्थराइटिस से हमने पढ़ा था। हेमरेजिक रैश हो सकता है, टीनोसाइनोवाइटिस होती है। ये डिससेमिनेटेड गोनोरिया के इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं लाइक
ओके, अच्छा अगर आपको याद करना हो तो उसका निमोनिक है ART, E से आर्थराइटिस, R से रैश होता है और T से साइनोवाइटिस होता है। अब इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो ग्राम स्टेनिंग और कल्चर होती है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब सेल्फ ट्राइक्सोन देते हैं क्लैमिडिया के लिए, सॉरी गोनोरिया के लिए, और क्लैमिडिया के लिए डॉक्सीसाइक्लिन या ज़िथ्रोमाइसिन देते हैं। जब भी गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो साथ में क्लैमिडिया भी आ जाता है, तो गोनोरिया के इन्फेक्शन के लिए आपको सेल्फ ट्राइक्सोन और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन भी मिला के दे देनी है, ठीक है। अगर क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, क्लैमिडिया इन्फेक्शन है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, इसकी बहुत सारी सीरोटाइप्स होती है, एबीसी ट्रैकोमा करवाती है, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस है, सही है, विद कॉर्नियल स्कारिंग है। इसके अलावा जो सीरोटाइप डी से लेकर के तक होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करवाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में यूरिथ्राइटिस, सर्विसाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। और जो L1, L2, L3 है वो लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम कहलाती है। लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम का मैंने क्या पॉइंट्स बताया था? ओके, एटलीस्ट ये पॉइंट्स देख लो लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम का। ओके, लिपोग्रानुलोमा विनेरम के ये पॉइंट्स थे कि ये स्मॉल शैलो अल्सर होते हैं, पेनलेस अल्सर पेनलेस होते हैं, लेकिन लिम्फेडिनोपैथी पेनफुल होती है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है। क्लियर? सही हो गया? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसमें म्यूकोपुरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज होगा क्लैमिडिया के केस में, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होगी। वंस अगेन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के पॉइंट्स बता रहे हैं। इंटरमेंस्ट्रुअल या पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग हो सकती है। अब क्लैमिडिया की वजह से क्या हो सकता है? रिटर सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें यूरिथ्राइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस है। फिट्स हर्ट कर्टिस सिंड्रोम है, जिसको बोलते हैं पेरिहिपैटिक इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से गायनी में इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होता है, वहाँ पर हमने गायनी में पढ़ेंगे, वहाँ पे क्राइटेरिया भी होता है, लेकिन हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब ग्राम स्टेनिंग कराओगे तो आपको न्यूट्रोफिल मिलेगा, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड है। 1 सेकंड कल्चर क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट यूरिन का करते हैं फॉर रैपिड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन आ जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, वैसे लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम आ गया। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस L1, L2, L3 की वजह से होता है। क्लियर? इसमें पेनलेस अल्सर होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन जो लिम्फेडिनोपैथी होती है वो पेनफुल होती है, यूनिलैटरल होती है, टेंडर होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? इसके बाद है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो 6 और 11 होते हैं, ये बिनाइन वार्ड्स करवाते होते हैं। क्लियर? यानी एनोजेनिटल वार्ड्स करवाते होते हैं। और यहाँ पर एक ट्यूमर होता है, यानी एक बहुत बड़ा कोंडाइलोमा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं बुश्की लिवेंस्टीन ट्यूमर। तो बुश्की लिवेंस्टीन ट्यूमर क्या है? जायंट कोंडाइलोमा विथ लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। जबकि 16, 18, 31, 33, 45 ये क्या करवाते हैं? सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया और सर्विक्स का कैंसर करवाते हैं। इसके अलावा पीनस का कैंसर भी करवाते हैं, वुल्वा का कैंसर कराते हैं, वजाइना का करवाते हैं, सर्विक्स का कराते हैं, इनोजेनिटल कैंसर करवाते होते हैं। क्लियर? अगर एक्सटर्नल वार्ड्स हैं, एक्सटर्नल वार्ड्स के लिए जो होम ट्रीटमेंट होती है, ये दोनों होम ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एक्सटर्नल वार्ड्स के लिए जो होम ट्रीटमेंट है वो पोडोफाइलोटॉक्सिन और इमिक्विमोड क्रीम है, ये हमने गायनी में पढ़ा था। इसके अलावा अगर इंटरनल और एक्सटर्नल वार्ड्स दोनों हैं तो उसके लिए क्रायोथेरेपी कराते होते हैं। क्लियर? क्रायोथेरेपी कराते हैं या हाइफ्रिकेशन कर सकते होते हैं, यानी ऐसी इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन जो चारिंग करवा सकती है। बस ये रट्टा मान लो, हाइफ्रिकेशन है, नाम थोड़ा मुश्किल सा है, या सर्जिकल रिमूवर कर सकते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं। बाईवेलेंट या क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन होती है। जो बाईवेलेंट वैक्सीन होती है वो 16-18 के लिए होती है, क्वाड्रिवेलेंट 6, 11, 16-18 सब के लिए होती है। क्लियर? जो करंट रेकमेंडेशन है कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। नॉर्मली जो एज होती है 11 से लेकर 13 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है और 3 इंजेक्शन देते होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जेनिटल इन्फेक्शन। आई थिंक इन सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका था। पहले मैंने गलती से बोल दिया था लिशमीनिया डोनोवानी, वो ये नहीं है। ग्रेनुलोमा इंग्वानेली, जिसको डोनोवेनेसिस बोलते होते हैं, क्लैप्सिला ग्रेनुलोमाटोसिस की वजह से होता है, लाइक हमने वहाँ पे पढ़ा था। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोनोवेनेसिस के अंदर पेनलेस अल्सर होता है और लिम्फेडिनोपैथी सीधे से होते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताए थे ग्रेनुलोमा इंग्वानेलिस के, लाइक इसमें एक्सटेंसिव ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है, उसकी बेस पर पेनलेस अल्सर होता है, लिम्फेडिनोपैथी सीधे से होती नहीं है। डोनोवन बॉडी देखने को मिलती है, ग्राम नेगेटिव इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोनोवन बॉडी होती है। क्लैप्सिला ग्रैनुलोमाटोसिस की वजह से होता है और डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वन सेकंड क्लैप्सिला की वजह से होता है, बीफी रेड अल्सर होता है, की वर्ड है, और हाइपरट्रॉफिक ग्रैनुलोमेटस लीजन होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बेस पे होता है, उसमें पेनलेस अल्सर होता है, लिम्फेडिनोपैथी सीधे से होती नहीं है। बायोप्सी कराओगे डोनोवन बॉडी मिलेगी जो कि इंट्रासेलुलर बाइपोलर स्टेनिंग होती है। ट्रीटमेंट वन सेकंड एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। इन सब के लिए एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन है। इसके बाद चेनक्राइट है। चेनक्राइट ये हीमोफिलस डुक्राई था, ये भी मैंने शायद ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर मैंने शायद इसको स्कैंडल सिफिलिस के हिसाब से लिख दिया था, लेकिन हीमोफिलस डुक्राई है। सॉफ्ट चैनकर होता है, पेनफुल अल्सर होता है, टेंडर होता है और ब्लीड कर देता है टच करने पर। हीमोफिलस डुक्राई की वजह से, डुक्राई चीखना मतलब पेनफुल अल्सर होता है, पेनफुल अल्सर है। डुक्राई अल्सर इररेगुलर होता है,
डीप होता है, वेल डिमार्केटेड होता है और इसके रट्टा मार लेना अंडरमाइंड एजेस होते हैं, रैग्ड अंडरमाइंड एजेस होते हैं और इसके लिम्फेडिनोपैथी भी पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती होती है। क्लियर? ट्रीटमेंट वंस अगेन एजिथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्राक्सोन या डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया है टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एचआईवी है और बस एचआईवी रह गया बस। फिर कोविड वाला वो तो हमने पास से कर लेना है। तो एचआईवी क्या होता है? एचआईवी में आपको रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज देखने को मिलती है, वेट लॉस, CD4 काउंट आपको कम देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है और एचआईवी की वजह से एड्स हो जाता है। एड्स कब लेबल करते होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एड्स और एचआईवी में क्या फ़र्क है? एचआईवी तो एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स कब लेबल करते होते हैं? क्लियर? अगर एचआईवी के इन्फेक्शन के साथ CD4 काउंट 200 से कम हो गया है या फिर एचआईवी के इन्फेक्शन के साथ आपको अपॉर्चुनिस्टिक सिस्टमिक इलनेस आपको देखने को मिल रही है, तो उसको हम एड्स कहते होते हैं। क्लियर? ठीक है? अब एड्स एचआईवी 1 और 2 की वजह से होता है। जो एचआईवी 1 होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ओके, और ये लेंटी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस से होता है, सही है। जो एचआईवी 2 होता है ये वेस्टर्न अफ्रीका में एसोसिएटेड होता है। मोस्ट कॉमन आपने एचआईवी 1 को रट्टा मार लेना है। जो एचआईवी होता है ना, ये CD4 टी हेल्पर सेल पे अटैच हो जाता है, ओके, फिर अनकोटिंग करता है, फिर क्या करता है, उसके पास आरएनए होता है, वो इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए बनता है, फिर ये वायरस CD4 सेल को उड़ा देता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाती होती है और हर दिन पर 10 की पावर 10 विरियन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और 10 की पावर 9 सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। क्लियर? अब इसका जो ट्रांसमिशन होता है मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली रूट होता है, ये मैन टू मैन या हेटेरोसेक्सुअल भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन रूट होता है। इसके अलावा पारेंटियल भी जाता होता है। पारेंटियल तो बहुत ज़्यादा है, 90% है। ब्लड के थ्रू, आईवी ड्रग यूज़र है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, या वर्टिकल में वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी में हो सकती है या बर्थ में या ब्रेस्ट फीडिंग में हो सकती है। दैट इज वाई ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन ऑफ एचआईवी है। अब एचआईवी के 4 फेजेस होते हैं, ओके। एचआईवी प्राइमरी इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक और एड्स करवा देगा, एड्स, ठीक हो गया, ओके। तो मैंने कहा था कि एड्स कब डिफाइन करते हैं? जब एचआईवी के साथ CD4 काउंट 200 से कम हो या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी हो। अब वो कौन-कौन सी एड्स डिफाइनिंग इलनेस है, एग्जाम में पूछी जाती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में तो वैसे मैं रट्टा लगवाऊँगा इस टेबल के थ्रू, या इस टेबल के थ्रू बता देता हूँ। अब CD4 काउंट को आपने देखना होता है इसके हिसाब से कि एड्स में कौन-सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा। अगर CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है तो 2 होती है, निमोसिस जुरेविकाई और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है? और अगर कहने का मतलब है 100 से कम हो जाता है तो एक ही है, वो है सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज़्मोसिस है। तो 100 से कम दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो दूसरा नंबर मतलब T से हो रहा है, तो सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज़्मोसिस है। फिर 50 से कम हो जाएगा तो इसमें माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी मल्टीफोकल ल्यूकेनसेफेलोपैथी, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा या साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस है, ठीक है? ये तो आपने रट्टा मार लिया। इसके अलावा जो आपने याद रखने हैं वो इसोफेजियल कैंडिडियासिस है और एक और एमसीक्यू पॉइंट है। कैंडिडियासिस ओरल कैविटी का भी होता है, फेरिंक्स का भी होता है, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस उसमें कवर हो गया था। क्रिप्टोस्पोरिडियम का डायरिया रट्टा मारना है। साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस वहाँ पे कवर हो गया था। टीबी भी आपको पता होता है। कोक्सीडियाडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये आपने याद रख लेना है। और जो मैलिग्नेंसी के अंदर निमोनिक है, पिंक, प्राइमरी सेरिब्रल लिम्फोमा, इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर, एन से नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और के से कैपोसी सार्कोमा। तो पी से क्या है? प्राइमरी सेरिब्रल लिम्फोमा, आई से इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर, एन से आपका आ जाएगा लाइक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और के से कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये आपने रट्टा मार लेनी है। ओके, तो ये एड्स हमने पढ़ लिया। प्राइमरी इन्फेक्शन सिम्प्टोमेटिक, यानी कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन सिम्प्टोमेटिक होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन 2 से लेकर 6 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है और जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इसमें आपको वायरस का आरएनए ज़्यादा देखने को मिलता है और CD4 काउंट 300 से लेकर 400 पे गिर जाते होते हैं। क्लिनिकल क्या होंगे? फीवर होगा, फेरेंजाइटिस होगा और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जा रहा है सिनेरियो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर। वैसी सिम्पटम आ रही है, माइल्जिया, आर्थराल्जिया, हेडेक, म्यूकोजल अल्सरेशन, वैसे सिनेरियो आ रहे हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे। एसिम्प्टोमेटिक, अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक और एचआईवी वाला, तो उसको हम कैटेगरी ए के अंदर रखते हैं। कौन सी कैटेगरी है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कैटेगरी ए, सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। कैटेगरी ए का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि जो सीरोलॉजी पॉजिटिव है, जब आप एलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराओगे वहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन कोई डिजीज का कोई एविडेंस नहीं है। बस पर्सन में जनरलाइज्ड परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। और प्राइम परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी कब लेबल करती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्वाइनल साइट इन्वॉल्व हो। CD4 काउंट नॉर्मल होते हैं और CD4 काउंट का डिक्लाइन रेट तकरीबन 50 लेकर 150 होता है पर ईयर, यानी कि सिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो सीरो पॉजिटिव होते हैं, कैटेगरी ए में बिलोंग करते हैं और या 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा इंक्वाइनल साइट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। सही है? इसके बाद माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, कैटेगरी बी के अंदर आ जाते होते हैं। कैटेगरी बी में ल्यूकोप्लेकिया आ जाता है, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस है, इसोफेजियल नहीं है, वैजाइनल कैंडिडियासिस है। इसके अलावा आपने हर्पीज जोस्टर का पढ़ लेना और आईटीपी याद रख लेना है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो बेस्ट इनिशियल है वो इलाइजा होती है और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते होते हैं। और अगर इन्फेक्टेड इन्फेंट है तो आप पीसीआर, आरएनए या वायरल कल्चर कराओगे, इलाइजा टेस्ट आप अच्छे से नहीं करोगे। सही है? क्योंकि माँ की एंटीबॉडीज में मौजूद होती है।
तो बच्चों के केस में पीसीआर करा लोगे। अब जो वायरल पीसीआर होता है उसके फ़ायदे क्या होते हैं? इन्फेंट्स में एचआईवी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा ये चेक करने के लिए कि थेरेपी से रिस्पॉन्स ले रहा है या नहीं ले रहा। लाइक अगर आरएनए लोड कम हो रहा है इसका मतलब थेरेपी ठीक है, या ट्रीटमेंट फेल हो रहा है या नहीं फेल हो रहा। तो वो कैसे पता लगेगा? अगर लेवल्स बढ़ रहा है आरएनए का मतलब ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट है, आपने CD4 काउंट को देखना होता है, और अगर CD4 काउंट अगर 350 से कहने का मतलब है ज़्यादा है या बराबर है, ठीक है? तो आपने 3 से लेकर 6 महीनों तक मॉनिटर करना होता है, और ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करना है जब हेपेटाइटिस बी या सी है या को-इन्फेक्टेड है। हेपेटाइटिस बी और सी को-इन्फेक्टेड है या 55 साल से ऊपर है, उस केस में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, वरना अदरवाइज़ मॉनिटर करना होता है। मतलब 350 से कम है, ठीक है? ओके, तो अगर 350 से 200 के दरमियान है तो आपने ट्रीटमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करना होता है, यानी 350 से कम है तो ट्रीटमेंट आपने फ़ौरन स्टार्ट कर देना है। और अगर 350 से ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना है? जब बीसी साथ है, बीसी, ओके? हेपेटाइटिस बी एंड सी है। अगर प्राइमरी इन्फेक्शन है तो प्राइमरी इन्फेक्शन में कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है? जब से आपको लाइक 1 सेकंड 200 से कम हो जाती है फॉर मोर देन 3 मंथ है, या एड्स डिफाइनिंग इलनेस है। अब जो ड्रग्स स्टार्ट करते हैं एचआईवी के लिए वो होती है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ड्रग स्टार्ट करते होते हैं, हार्ट इस्तेमाल करते होते हैं। इसमें 3 से ज़्यादा ड्रग देते हैं फॉर बेटर आउटकम है। अब इसमें 2 रेजिमेन होते हैं। अब जो ड्रग्स होती है ना, इसके ड्रग्स की कुछ क्लासिफिकेशन है। लाइक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, जिसमें आपने ज़िडोवुडीन और लैमिवुडीन को रट्टा मार लेना है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपकी नेविरापिन आ जाएगी और डिलावर्पिन आ जाएगी, ठीक है? नेविरापिन और इफाविनिस रट्टा मार लो। प्रोटीज़ के अंदर आपकी कौन-कौन सी आती है? इंडिनाविर, रिटोनाविर आ जाएगी, ओके? और एंट्री इनहिबिटर के अंदर एनफीवर्टाइड और मैराविरोक है, सही है? तो पहला रेजिमेन है, आपने ईटी तो रट्टा मारना है, ईटी। ईटी क्या है? एम्ट्रिसिटाबिन है और टिनोफोविर है। ये तो आप हर जगह पे इस्तेमाल करोगे। एम्ट्रिसिटाबिन और टिनोफोविर का रेजिमेन ये तीनों में कॉमन है। लेकिन अगर आप ई ऐड कर दो, इफाविनिस आ जाएगा। अगर आप आरईटी ऐड कर दो, रिटोनाविर आ जाएगा। तो तीसरा रेजिमेन है रेल्टिग्राविर, क्लियर? रेल्टिग्राविर। तो 3 रेजिमेन थे, ईईटी, आरईटी, रिटोनाविर और रेल्टिग्राविर। रेल्टिग्राविर किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करती है? रेल्टिग्राविर आपके इंटीग्रेस इनहिबिटर होती है, क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इनके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रट्टा मार लिया। मेरा नाम जी से बनता है तो मैं बोन मैरो को सप्रेस कर देता हूँ, बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है। स्टैवुडीन और डीडानोसिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देती है, सही है? ओके, रट्टा मारना है डेप्सोन से, DAP, पी आगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एस आगे डेप्सोन, ठीक है? और पैनक्रेटाइटिस भी हो जाएगा। टिनोफोविर, ओके, टिनोफोविर से रीनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है, और एबाकेवर ये हाइपर सेंसिटिविटी करा देती है। HLA-B501 को आपने चेक करना होता है, सही है? अब इफाविनेस के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इफाविनेस प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती है, और सीएनएस के इफेक्ट आते हैं, लाइक हैलुसिनेशन देखने को मिलती होती है, क्लियर? जो इंडेनाविर होती है, इंडेनाविर नेफ्रोलिथियासिस और क्रिस्टल यूरिया करवा देती है। इसके अलावा जो प्रोटीज इनहिबिटर होती है, ये टाइप 2 डायबिटीज, एड्रेनल ओबेसिटी आपने करवा देती होती है, क्लियर? तो इस केस में ये आ जाएगा। अब इसके बाद ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में क्या ट्रीटमेंट देना होता है? तमाम प्रेग्नेंट फीमेल की एचआईवी के लिए स्क्रीनिंग वगैरह करानी होती है। मेडिकेशन सेम है जो आपने नॉन प्रेग्नेंट में इस्तेमाल करनी होती है, सिर्फ एक मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। वो कौन सी होती है? ओके, इफाविरिंस होती है। ओके, इफाविरिंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि टेराटोजेन होती है, सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट भी कराती होती है। तो इसके लिए आपको कोई और प्रोटीज इनहिबिटर आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? ओके, अब इसकी कुछ इंडिकेशन लिखी हुई है, ओके? अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है और ऑलरेडी HART थेरेपी ले रही है तो सेम मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है, बस इसको इफाविरिंस को चेंज कर देना है। लेकिन अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है, CD4 काउंट इसका कम है और हाई वायरल लोड है और HART पे स्टार्ट नहीं कर रही, तो फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। और ट्रीटमेंट कौन सी दोगे आप? ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन और प्रोटीएस इनहिबिटर। लेकिन इफाविरिंस वंस अगेन क्या नहीं देते। ज़िडोवुडीन और लैमिवुडीन आपने रट्टा मार लेना है। और अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है, CD4 अगर पॉजिटिव CD4 350 से ज़्यादा है, मैंने कहा था 350 से कम हो तो आपने ट्रीटमेंट फौरन स्टार्ट करना होता है। तो ज़िडोवुडीन और लैमिवुडीन प्रेगनेंसी में देते होते हैं, क्लियर? और अगर 350 से ज़्यादा है, वायरल लोड कम है और HART पे स्टार्ट नहीं है, तो ट्रीटमेंट फिर भी चाहिए होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो इस केस में आपने सिर्फ ज़िडोवुडीन आपने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर? और सी सेक्शन प्लान करना होता है। अदर मेजर्स टू प्रिवेंट द वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो आप सी सेक्शन करोगे अगर CD4 कम है, वायरल लोड अगर हाई है। ओके, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए तो दवाइयाँ आ गई है। ओके, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आप हार्ट थेरेपी कर रहे हैं। इसके अलावा सी सेक्शन जब करते हैं तब CD4 काउंट कम होती है, वायरल लोड ज़्यादा है, ओके, और पेशेंट HART पे नहीं है। अदरवाइज अगर पेशेंट HART पे होता है, वायरल लोड कम है, तो सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ओके। और ब्रेस्ट फीडिंग को आपने अवॉइड करना होता है और ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है अगर ज़िडोवुडीन मोनोथेरेपी या सिज़ेरियन सेक्शन कर रहे हो, या HART यूज़ कर रही है और प्लान्ड वेजाइनल डिलीवरी है, ओके।
अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर में होता है कि अगर गलती से प्लीक हो गया तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कब चाहिए होती है, हेल्थ केयर वर्कर में चाहिए होती है या नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में, फॉर एग्जांपल किसी रेप विक्टिम्स है या सेक्सुअल एक्सपोजर के विक्टिम्स है उस केस में करनी होती है। अब इसके लिए जो ब्रिटिश रिकमेंडेशन होती है, पहले इस्तेमाल करते थे, आई डोंट थिंक सो इस्तेमाल करते नहीं करते, तो ज़ुडोवुडिन, लैमिवुडिन और रिटोनाविर आपने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक हो गया। रिटोनाविर क्या है, ये आपकी प्रोटीएस इनहिबिटर होती है, 4 हफ्ते तक चलाते होते हैं, लेकिन अभी खत्म हो चुका है रेजिमेन। इसके बाद एचआईवी रिलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अब एड्स डिफाइनिंग इलनेस हम सारे आ रहे हैं, तो एड्स में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया होता है, जब CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है तो निमोनिया जुरोविकाई होता है, डिस्निया, फीवर, ड्राई कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन मिलती है या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलती है। ओके, और एबीजीज कराओगे तो आपको एआई ग्रेडियंट, एल्वियुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एलडीएस के लेवल ज़्यादा होगा पल्मोनरी फ्लूइड में। जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो ब्रोंको एल्वियुलर लेवाज होता है, वहाँ से ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करोगे और सिल्वर स्टेनिंग करा लोगे। अब इसकी प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों कोट्रीमोक्सासोल से होती है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सासोल से होती है। प्रोफाइलैक्सिस कब स्टार्ट करनी है, जब 200 से कम हो जाता है, और जब 200 से ज़्यादा हो जाए CD4 तो आपने रोक देनी है। ठीक है, और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है, PaO2 60-70 से कम हो जाता है या एआई ग्रेडियंट 35 से ज़्यादा का हो जाता है, तो इस केस में आपने स्टीरॉइड ऐड करने होते हैं, स्टीरॉइड या फिर आप क्लिंडामाइसिन या प्राइमाक्विन दे सकते होते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी टीबी, मोस्ट कॉमन ग्लोबल इन्फेक्शन है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी या पल्मोनरी टीबी देखने को मिलता होता है और किसी भी CD4 के अंदर आपको देखने को मिल सकता होता है। अब प्रोफाइलैक्सिस कैसे करोगे, प्रोफाइलैक्सिस के लिए आइसोनियाज़ाइड और पिरिडॉक्सिन दोगे 9 महीनों तक। कब प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, जब पीपीडी टेस्ट 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का होता है या हाई रिस्क एक्सपोजर में होता है, हाई रिस्क एक्सपोजर। और ट्रीटमेंट अगर हो गया है तो आप ATT चलाओगे 1 सेकंड, पहले 4 ड्रग 2 महीनों के लिए और अगले 4 महीनों के लिए 2 ड्रग चलाते होते हैं। क्लियर। इसके बाद माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, ये जब होता है जब CD4 काउंट 50 से कम हो जाता है। इसमें फीवर, नाइट स्वेट, वीकनेस, वेट लॉस, टीबी वाले फीचर्स हैं, लेकिन इसमें डायरिया और पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा जो कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने माइकोबैक्टीरियम का कल्चर लेना होता है, एनीमिया, हाइपोअल्बुमिनुरिया और सीरम अल्कलाइन ओके, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। बाकी बायोप्सी करा लोगे जिसमें आपको एसिड फास्ट बेसिलाइन मिल जाएगी। अब इसमें आप अच्छा छोड़ो, ये तो कुछ और है। प्रोफाइलैक्सिस कब करते हैं, जब CD4 50 से कम हो जाता है, एजेंट आप एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते होते हैं और प्रोफाइलैक्सिस आप रोक दोगे तब 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हो गया डिजीज़ तो आप क्या करोगे, ओके, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ओके, इथेम्ब्यूटोल और रिफाब्यूटेन, ये आप इस्तेमाल करोगे, ऑलमोस्ट हो जाएगा। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से होता है, ओके, रॉ अंडर कुक मीट की वजह से या कैट के फीसेस की वजह से हो सकता है। सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये एड्स डिफाइनिंग इलनेस होती है, जब होता है तब CD4 काउंट आपको बताया था 100 से कम हो जाती है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको देखने को मिलती है। सही है, तो इसमें टॉक्सोप्लाज्मा की सीरोलॉजी करा लोगे और सीटी स्कैन MRI करा लोगे तो इसमें आपको मल्टीपल रिंग इन्हांस्ड लीजन देखने को मिलेगी और ये बेसल गैंग्लिया पे आपको देखने को मिलती है। वैसे ये टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर भी आता है। प्रोफाइलैक्सिस 1 सेकंड कब स्टार्ट करोगे, आप 100 से कम हो जाएगा। 1 सेकंड ड्रग प्रोफाइलैक्सिस के लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सासोल कोट्रीमोक्सासोल है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए पिरामिथामिन और सल्फाडियाजिन है, थोड़ा सा डिफरेंट है 6 वीक के लिए। और जो ल्यूकोवोरिन होता है वो फोलिक एसिड का एनालॉग होता है। इसके बाद प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी है, ये भी एड्स डिफाइनिंग होती है, 50 से कम होता है WBC सॉरी CD4 जब होती है। इसमें मेंटल स्टेटस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फीवर, सीजर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। डायग्नोसिस कराने के लिए CSF कल्चर कराओगे जिसमें आपको JC वायरस मिलेगा, PCR पॉजिटिव होता है। और ब्रेन के अंदर आपको मल्टीपल बायलैटरल नॉन इनहांसिंग मैस लीजन है। अगर आपको मल्टीपल रिंग इनहांसिंग लीजन एड्स में मिल रही है तो टॉक्सोप्लाज्मा, और अगर मल्टीपल बायलैटरल एसिमेट्रिकल नॉन इनहांसिंग लीजन है तो ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी में होती है। और जो लीजन होती है व्हाइट मैटर में होती है, इसमें एडीमा और कोई मैस इफेक्ट नहीं होता, जबकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ये बेसल गैंग्लिया में होती है। ट्रीटमेंट इसका हार्ट होता है, प्रोफाइलैक्सिस कुछ भी नहीं होती। इसके बाद प्राइमरी CNS लिम्फोमा, ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से देखने को मिलता होता है। फीवर एब्सेंट होता है। अब ये CNS का लिम्फोमा है तो आप CSF में PCR करा लोगे तो आपको एप्स्टीन बार वायरस मिल जाएगा, जबकि इसमें आपको JC पोलीमा वायरस मिलता था। क्लियर। और बाकी ब्रेन या इमेजिंग करा लोगे, इसमें आपको होमोजीनस पेरीवेंट्रिकुलर लीजन देखने को मिलेगी और एडीमा और मैस इफेक्ट भी होगा। एडीमा और मैस इफेक्ट नहीं है तो आपका प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी है, और अगर एडीमा और मैस इफेक्ट है और सिंगल लीजन है, लार्ज है, होमोजीनस है, इनहांसिंग है, पेरीवेंट्रिकुलर है, तो प्राइमरी CNS लिम्फोमा होता है। ट्रीटमेंट में आप हार्ट थेरेपी देते हैं और मिथोट्रेक्सेट देते होते हैं। क्लियर। प्रोफाइलैक्सिस के लिए कुछ भी नहीं है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये भी 200 से कम होता है तब आपको देखने को मिलता है। एड्स वाले पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस वो यही होता है, लेकिन इसमें सोमाली एब्सेंट होते हैं। डायग्नोसिस के लिए लंबर पंक्चर करा लोगे, लंबर पंक्चर में ग्लूकोज कम है, प्रोटीन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी,
मिलेगी और लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा टीबी वाली प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये टीबी नहीं है। और सीएसएफ इंडियन इंक स्टेनिंग करा लोगे तो आपको क्रिप्टोकोकस मिल जाएगा और पॉजिटिव क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्टिंग करा लोगे सीएसएफ के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट में आईवी एम्फोटेरिसिन और फ्लूसाइटोसिन दोगे 2 हफ्ते तक और 6-8 हफ्तों तक आप फ्लूकोनाजोल चला लोगे, ठीक है। तो फ्लूसाइटोसिन और एम्फोटेरिसिन भी 2 हफ्तों तक और फ्लूकोनाजोल 8 हफ्तों तक, ठीक है। ऑलमोस्ट हो जाएगा। कैपोसिस सार्कोमा स्किन की मैनिफेस्टेशन होता है, स्किन का कैंसर होता है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 की वजह से होता है। ये भी किसी भी CD4 लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। क्यूटेनियस के अंदर आपको पर्पल प्लाक आपको देखने को मिलती है, पर्पल नॉन प्लूराइटिक पैप्यूल देखने को मिलते हैं, जो कि नोज लेग्स में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्रीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्लियर। और लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिल सकती है, एडीमा भी हो सकता है। ओके, तो स्किन पे तो पर्पल नॉन प्रोराइटिक प्लाक होते हैं। ओरल या जीआईटी के अंदर आपको पर्पल रेस लीगन मिलती है, पैलेट या गम्स के ऊपर हेपाटोसप्लीनोमेगाली होती है। और लीवर और लंग्स के अंदर आपको निमोनिया वाली प्रेजेंटेशन होती है, लाइक ब्रेथलेसनेस, कफ, हेमोप्टाइसिस आपको देखने को मिलता है। चेस्ट एक्सरे कराओगे तो मिडल और लोअर जोन अफेक्टेड होता है। अगर क्यूटेनियस या ओरल डिजीज है, दोनों में आपको पर्पल लीगन देखने को मिलती है, तो आपने HRT चलाना होता है। और अगर कहने का मतलब है विसरल डिजीज है या कोई वाइट सेपरेट डिजीज है, तो आपने लाइपोसोमल डॉक्सोरोबाइसिन चलानी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। अब HIV और एड्स है, तमाम HIV के इन्फेक्शन एड्स नहीं कराते। एड्स कब कहते हैं? जब HIV हो और CD4 काउंट 2 से कम हो, या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो, या मैलिग्नेंसी हो। कौन कौन सी वैक्सीनेशन देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस की वैक्सीनेशन देते हैं हर 5 साल के बाद, ओके, प्रोवाइडेड दैट CD4 काउंट 2 से ज़्यादा है। और वैक्सीनेशन अब एनुअली देते होते हैं, ठीक है। एनुअली इन्फ्लुएंजा की और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की हम देते होते हैं हर 5 साल के बाद।